वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो में हम डिटेल में एक वाटर स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। उनका बिजनेस क्या है, इनके बारे में देखेंगे। मैनेजमेंट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे एग्जीक्यूट किया है। बहुत एक डिटेल वीडियो होगा, तो जरूर ये जो वीडियो है कंप्लीट देखिए। ये पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में या बिजनेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के पहले हम देख लेते हैं कि वाटर एज अ सेक्टर में करंटली क्या चल रहा है। तो यदि आप देखो तो इंडिया में टोटल ग्लोब का 18% पॉपुलेशन है, बट जो वाटर रिसोर्सेस है वो सिर्फ 4% है। एंड नीति आयोग ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2030 तक लगभग 21 ऐसी सिटीज होगी इंडिया की जिसमें ग्राउंड वाटर शॉर्टेज हो सकता है, जिससे लगभग 100 मिलियन जो लोग हैं वो अफेक्ट हो सकता है। टोटल यदि आप ग्लोबली वाटर देखोगे तो उसमें से 99% ऑफ जो पानी है या जो वाटर है विच इज नॉट यूजेबल बिकॉज दैट इज अवेलेबल इन द सी। तो सिर्फ 0.3% ऑफ जो वाटर है दैट इज एक्चुअली अवेलेबल इन लेक्स, रिवर्स या स्वैम्प्स जो हम यूज कर सकते हैं। सो वाटर इज वेरी वेरी स्केर्स एंड आगे जाके इसकी स्केर्सिटी और बढ़ सकती है। ग्लोबली आज लगभग 2 बिलियन लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है एंड ये आगे जाके जो नंबर है वो इंक्रीज होके 5 बिलियन हो सकता है। और करंटली जो 80% ऑफ द जो वेस्ट वाटर है दैट एक्चुअली कम्स बैक इनटू द सिस्टम विदाउट एनी ट्रीटमेंट और विदाउट एनी रीयूज। यदि आप इंडिया और चाइना को कंपेयर करोगे तो चाइना के पास लगभग 20 to 30,000 वेस्ट वाटर ट्रीट करने के प्लांट्स है, वही इंडिया में सिर्फ 1300 है। तो इसका मतलब इंडियन वाटर बेस्ड कंपनी को आगे जाके फ्यूचर में एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग इंडियन कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो वेस्ट वाटर ट्रीट करती है, सीवेज वाटर ट्रीट करती है या वाटर डिसैलिनेशन करती है, यानी जो समुद्र का पानी है उसको पोर्टेबल यानी ड्रिंकिंग वाटर को कन्वर्ट करती है। इसके अलावा उनका केमिकल का बिजनेस है, काफी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है। लास्ट मैंने जो वीडियो क्रिएट किया था वैबैक का, आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था उसको एंड आपने कमेंट सेक्शन में ये कंपनी के बारे में एक वीडियो डिटेल वीडियो क्रिएट करने के लिए कहा था। तो जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज आयन एक्सचेंज। तो ये आयन एक्सचेंज का जो बिजनेस है इसके बेसिकली 3 वर्टिकल्स है या 3 सेगमेंट्स है। फर्स्ट जो है दैट इज इंजीनियरिंग बिजनेस, जिससे कंपनी के लगभग 60% के रेवेन्यूज आते हैं। जो सेकंड बिजनेस है दैट इज केमिकल बिजनेस, इससे कंपनी के लगभग 30% के रेवेन्यूज आते हैं। और थर्ड और सबसे जो छोटा बिजनेस है कंपनी का, जिससे कंपनी के 10% के रेवेन्यूज आते हैं, दैट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। करंटली यदि आप देखो तो कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में से जो 77% के रेवेन्यूज है वो डोमेस्टिक यानी इंडियन मार्केट से आते हैं एंड रिमेनिंग लगभग 23% की जो रेवेन्यूज है वो इंटरनेशनल अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। तो पहले शुरू करते हैं हम उनके इंजीनियरिंग बिजनेस से, जो कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट है, जिससे कंपनी के लगभग 60% के रेवेन्यूज आते हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग का डिवीजन है इसमें भी 3 अलग अलग सब सेगमेंट्स है। पहला है ईपीसी, दूसरा है ओएनएम एंड जो तीसरा है उसमें वो कुछ अलग अलग मेम्ब्रेन्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो टोटल इंजीनियरिंग बिजनेस में से 70 to 75% के जो रेवेन्यूज है वो ईपीसी से आते हैं, लगभग 15 to 20% ओएनएम से आते हैं एंड 10% की जो रेवेन्यूज है वो मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं। तो ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो कंपनी ने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैंडल किए हैं। यूपी एंड दिल्ली जल विकास निगम के लिए कंपनी ने प्रोजेक्ट्स किए हैं, श्रीलंका में कंपनी के प्रोजेक्ट चलते हैं। इसके अलावा कंपनी ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD के लिए, IOCL के लिए इंडिया में सबसे बड़ा जो प्लांट है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है। कंपनी का जो ईपीसी का सेगमेंट है उसमें वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, वाटर डिसैलिनेशन ऐसे अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड एक बार ईपीसी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको भी वो एग्जीक्यूट करती है। जनरली यदि आप देखोगे तो उनके जो प्रोजेक्ट्स है ईपीसी के वो लगभग 3 to 6 मंथ्स के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो जनरली छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। एंड जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका जो टेन्योर है वो लगभग 6 months to 18 months का होता है। एंड इंटरनेशनली कंपनी जो प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है जनरली उनका जो साइज है वो थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ द फोकस ऑन फास्टर टर्न अराउंड। यदि आप कंपनी के प्रोडक्ट्स देखोगे तो उसमें डीमिनराइजर्स आते हैं, सॉफ्टनर्स आते हैं, फिल्टर्स आते हैं या हाई एंड मेम्ब्रेन्स आते हैं। तो कंपनी के पास यहाँ पर काफी डाइवर्स प्रोडक्ट्स है। यदि आप ये चार्ट में देखोगे तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर ग्रो किए हैं, बट जो ईबिट मार्जिन है वो काफी रिड्यूस हुआ है, लगभग 11% से करंटली 7.5% तक यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। तो ये जो ड्रॉप है इसके मेजरली 1 या 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि कंपनी का जो डोमेस्टिक बेस एक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का उनको प्रोजेक्ट मिला था उसमें कुछ कॉस्ट ओवररन हो गए थे। इसके अलावा कंपनी का एक श्रीलंका में प्रोजेक्ट चल रहा था एंड जैसे कि आपको पता है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है दैट हैज टर्न आउट टू बी वेरी बैड
और इसीलिए ही कंपनी के जो इंजीनियरिंग सेगमेंट के मार्जिन है इसमें कुछ फॉल हुआ है। बट मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो मार्जिन है वो नॉर्मलाइज होकर लगभग 9% के आसपास होना चाहिए। करंटली ये जो सेगमेंट है इंजीनियरिंग का या ईपीसी का, इसमें थोड़े डिलेस चल रहे थे बिकॉज ऑफ इलेक्शन, बट पोस्ट इलेक्शन यहाँ पर अगेन ट्रैक्शन बिल्ड होना चाहिए फॉर देयर ईपीसी प्रोजेक्ट्स। वैटेक वैबैक ये और एक वाटर ट्रीटमेंट बेस्ड ईपीसी प्लेयर है, इसके रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया है जो जरूर आप देख सकते हो। तो यदि आप वैबैक के ईबिट मार्जिन देखोगे तो वो लगभग 13 to 15% के है, बट वही आप यदि कंपेयर करोगे विद रिस्पेक्ट टू आयन एक्सचेंज तो उनके जो मार्जिन पहले लगभग 11.5% के थे वो ड्रॉप हो गए 7.5% के हुए हैं। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन द वैबैक एंड आयन एक्सचेंज इज दैट कि वैबैक का जो मेजर फोकस है आउट ऑफ ईपीसी दैट इज ऑन द ईपी पार्ट विच इज इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट। वहां पर ही वो उनका जो टेक्नोलॉजी है उसका यूसेज करके दे एक्चुअली कैन गेट अ बेटर मार्जिन। कंस्ट्रक्शन जो है ईपीसी में का या सी पार्ट जो है दैट इज एक्चुअली अ वेरी कमोडिटी पार्ट एंड दैट इज ऑल्सो असेट हेवी पार्ट। वैबैक का जो मॉडल है दैट इज असेट लाइट मॉडल with the focus on the technology. So this is the reason of difference of the margin for the both the businesses. यदि आप टोटल ऑर्डर बुक देखोगे आयन एक्सचेंज की तो उनके पास 3,546 करोड़ की ऑर्डर बुक अवेलेबल है एंड जो बिड पाइपलाइन है वो लगभग 8,000 करोड़ की है। तो टोटल बिड पाइपलाइन का जो ऑर्डर्स में कन्वर्जन होता है वो लगभग 15 to 20% का होता है। यहाँ पर आप अलग अलग क्लाइंट्स देख सकते हो अलग अलग सेगमेंट्स के, जिसमें इंफ्रा आ जाता है, पेट्रोकेमिकल्स है, ऑटो है, होटल्स है, पावर, फार्मा, टेक्सटाइल, स्टील, पेपर एंड पल्प, केमिकल्स, शुगर, सीमेंट, हॉस्पिटल्स और रियल एस्टेट। ऐसे काफी डाइवर्स सेक्टर्स में वो उनके जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। इंजीनियरिंग सेगमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के बाद लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर केमिकल सेगमेंट। तो जो केमिकल सेगमेंट है इसमें कंपनी वाटर एंड नॉन वाटर एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग रेजिन्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यदि आप नॉन वाटर में देखोगे तो कंपनी प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोडीजल के लिए अलग अलग रेजिन्स मैन्युफैक्चर करती है, या इसके अलावा शुगर, फूड, बेवरेजेस, फार्मा एक्सिपिएंट्स, कैटलिस्ट या न्यूक्लियर ग्रेड के रेजिन्स है, या हेवी मेटल रिमूवल करने के लिए अलग रेजिन्स लगते हैं उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा कलर रिमूवल के लिए या ओडर रिमूवल के लिए, आयरन फ्लोराइड, आर्सेनिक या नाइट्राइट रिमूवल के लिए भी जो रेजिन्स लगते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। इसके अलावा स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए भी कंपनी टेलर मेड रेजिन्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। यदि आप देखो तो केमिकल सेगमेंट के टोटल जो मार्जिन है वो लगभग 25% के है एंड कंपनी ने उनके जो मार्जिन है वो काफी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किए है, जब भी केमिकल एज अ ओवरऑल डिवीजन में या सेक्टर में एक ब्लडबाथ चल रहा है। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा कि चाइना इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द केमिकल्स ग्लोबली। तो चाइना से भी कुछ जो केमिकल्स है वाटर ट्रीटमेंट या नॉन वाटर के लिए जो स्पेसिफिक रीजन्स लगते हैं वो इंडिया में भी एक्सपोर्ट करते हैं। जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगभग 8.25% की है करंटली। बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज मैनेजमेंट सिर्फ प्राइस इज नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर बिटवीन चाइना एंड इंडिया। एक्चुअल में कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है एंड हाउ गुड दे आर इनटू दैट, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इस पर भी जो उनके क्लाइंट्स है दे जनरली प्रेफर द आयन एक्सचेंज कंपेयर टू चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स। कंपनी ने उनका इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए मैप्रिल एक एक्विजिशन किया था जो पोर्चुगल में था, और ये लगभग 80 करोड़ में उन्होंने कंपनी को खरीदा था, जिसका जो रेवेन्यूज है वो लगभग 92 करोड़ का है। यहाँ पर उनके जो मार्जिन है वो थोड़े कम है कंपेयर टू उनका इंडियन जो बिजनेस है। एंड रीजन ये है कि ये जो मैप्रिल कंपनी है दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रेजिन्स एंड केमिकल्स। बट मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जो मार्जिन है वो भी थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं वंस दे विल स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशंस। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन का आगे जाके क्या प्लान है। तो कंपनी के पास जो रेजिन्स या केमिकल सेक्टर का जो कैपेसिटी है वो करंटली लगभग 70% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, और ये 70% में से जो 60% है वो रेजिन्स के लिए ही है। इसीलिए कंपनी ने उनकी जो रेजिन्स की कैपेसिटी है वो डबल करने का प्लान किया है। टोटल जो कैपेक्स है वो 400 करोड़ का कैपेक्स है। इसमें से 125 करोड़ का जो कैपेक्स है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए जाएगा, जिससे उनके जो मार्जिन है वो बेटर हो सकते हैं, या उनका फाइनल प्रोडक्ट पे एक बेटर कंट्रोल हो जाएगा बिकॉज जो इनिशियल रॉ मटेरियल है वो भी यही कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी। एंड 400 करोड़ में से जो बचा हुआ 275 करोड़ है वो एक्चुअल में यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन में जाएगा। तो मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि ये 275 करोड़ के जो कैपेक्स है इस पे लगभग 2 टाइम्स असेट टर्न्स आ सकते हैं, यानी 500 करोड़ के एडिशनल रेवेन्यूज यहाँ पर आ सकते हैं। एंड यदि आपने जैसे कि पहले देखा होगा कि जो मार्जिन है कंपनी के
केमिकल डिवीजन के वो लगभग 25% के है। तो यदि हम सिर्फ 25% के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं, वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फिर भी जो EBIT आएगा कंपनी का वो लगभग 125 करोड़ का एडिशनल आएगा once this plant will be completely fully operationalized and utilizing at 100% capacity utilization। तो करंटली ये जो प्लांट है वो FY26 में ऑपरेशनलाइज होने का कंपनी का प्लान है एंड टोटल फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करने के लिए कंपनी को लगभग 3 to 4 years का यहाँ पर टाइम पीरियड लग सकता है। और ये जो कंप्लीट 400 करोड़ का कैपेक्स है, इसमें से जो 80% है वो डेट से फंड होगा और रिमेनिंग 20% वुड बी फंडेड बाय द इक्विटी पार्ट। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट कंपनीज थर्ड डिवीजन जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रिलेटेड है, जिसमें कंपनी का जीरो बी करके ब्रांड है जो वाटर प्यूरिफायर का ब्रांड है, जिसमें कंपनी ने इंडिविजुअल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, होटल्स, डिफेंस या रेलवेज ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पर फोकस किया है। बट यदि आप देखो तो ये डिवीजन में मैनेजमेंट ने उनके जो रेवेन्यूज है वो काफी अच्छी तरीके से रैंप अप किया है, बट करंटली इट इज अ लॉस मेकिंग डिवीजन। Currently company is at the investment phase for this particular division and आगे जाके we have to actually see कि यहाँ से कितना profitability कंपनी जनरेट कर सकती है। इसके अलावा आयन एक्सचेंज ने 2013 में यही डिवीजन में IRCTC के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है। इसमें कंपनी ने जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है, इसमें जो पानी जाता है, इसके रिलेटेड जो प्लांट लगता है वो बिल्ड किया है एंड करंटली वो ऑपरेट एंड मेंटेन भी कर रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2029 तक का है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो प्लांट है वो IRCTC को ट्रांसफर किया जाएगा, बट तब तक IRCTC ने आयन एक्सचेंज को एक मिनिमम जो वॉल्यूम है वो कमिट किया है। तो यदि हम समराइज करेंगे ओवरऑल बिजनेस को, तो उनका जो केमिकल बिजनेस है इट इज एक्सीलेंट बिजनेस। 25% के मार्जिन अवेलेबल है, लगभग 70 to 80% का ROC अवेलेबल है एंड जैसे जैसे उनका जो नया प्लांट या नया कैपेक्स आएगा, इससे भी एडिशनल 125 करोड़ का EBIT जो है दैट इज अवेलेबल, जिसके लिए कंपनी ने लगभग 400 करोड़ का कैपेक्स किया है। 125 इज फॉर द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, 275 करोड़ इज फॉर डबलिंग देयर एग्जिस्टिंग रीजन्स कैपेसिटी। तो ये एक इमीडिएट ट्रिगर अवेलेबल है फ्रॉम 2026। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग का डिवीजन है जिसमें करंटली मार्जिन में फॉल हुआ है, तो मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग लगभग ये इंक्रीज होकर 9% तक के जो EBIT मार्जिन है दैट दे कैन अचीव एंड इलेक्शंस के बाद यहाँ पर एक इमीडिएट ट्रिगर भी है जैसे जैसे जो ऑपरेशंस है वो नॉर्मलाइज होते हैं। ओनली कंसर्न इज अबाउट देयर कंज्यूमर प्रोडक्ट रिलेटेड का जो डिवीजन है जो करंटली लॉस मेकिंग है। सो वी हैव टू कीप ट्रैकिंग आगे जाके कंपनी कैसे एग्जीक्यूट करती है एंड कभी ये जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल होता है। कमिंग ऑन टू द वैल्यूएशंस पार्ट, तो यदि आप वैबैग और आयन एक्सचेंज का पी देखोगे तो आयन एक्सचेंज लगभग 40 पी के आसपास ट्रेड करता है, वैबैग लगभग 28 पी के आसपास ट्रेड करता है। वैबैग रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो क्रिएट किया है जो जरूर आप देख सकते हो। तो ये जो डिफरेंस है पी में, दोनों बिजनेसेस लगभग सिमिलर सेगमेंट में है, बट वैबैग यदि आप देखोगे तो इट इज कंप्लीटली EPC फोकस्ड कंपनी, जिसमें ओवरऑल बिजनेस में उनके मार्जिन्स कम है इफ यू कंपेयर द केमिकल बिजनेस ऑफ द आयन एक्सचेंज। यहाँ पे और एक चैलेंज वैबैग को ये आया था जिसमें उन्होंने 286 करोड़ का राइट ऑफ लिया था विच वाज रिलेटेड AP जेनको एंड TS जेनको के करंटली कंपनी के पास 110 करोड़ के रिसीवेबल्स है एंड करंटली इसके रिलेटेड कोर्ट में केस चल रहा है और इसी वजह से ये जो बिजनेस है वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। बट इफ यू कंपेयर दैट विद द आयन एक्सचेंज का 60% का जो बिजनेस है दैट इज EPC, इसमें भी कुछ रिस्क हो सकती है, जैसे कि श्रीलंका में उनको करंटली कुछ डिलेस फेस करने पड़ रहे हैं, या इंडिया में भी यदि आप देखोगे तो डोमेस्टिकली इंडस्ट्रियल सेगमेंट में उनके कुछ कॉस्ट ओवररन्स हुआ है, इसी वजह से कुछ चैलेंजेस आयन एक्सचेंज को भी फेस करने पड़ रहे हैं करंटली एंड दैट इज द नेचर ऑफ द EPC बिजनेस। बट मोर इंपॉर्टेंटली आयन एक्सचेंज के पास एक बहुत अच्छा केमिकल डिवीजन अवेलेबल है जिसमें बहुत अच्छे मार्जिन्स है एंड जो ROC है दैट इज ऑल्सो फैंटास्टिक। इसीलिए मार्केट जनरली करंटली आयन एक्सचेंज को बेटर पी दे रहा है या बेटर वैल्यूएशंस दे रहा है कंपेयर टू वैबैग। तो मुझे लगता है कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए दिस बोथ द स्टोरीज गोइंग टू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बिकॉज यहाँ पर आगे जाके वाटर का या पोर्टेबल वाटर का बहुत ज्यादा स्केर्सिटी होने वाला है। इसीलिए वेस्ट वाटर को या इंडस्ट्रियल वाटर को या वाटर डिसैलिनेशन जैसी जो कंपनीज है दैट कैन हैव अ वेरी वेरी गुड फ्यूचर। तो ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में माइक्रो कैप क्लब में हमने काफी डिटेल डिस्कशन किया है, काफी अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया है, जैसे कि प्रवेग हो गया, टिना रबर हो गया या अनूप इंजीनियरिंग हो गया, या इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है इनको बहुत अर्ली आइडेंटिफाई किया था।
तो यदि आप कोई अच्छा एक रिसर्च प्लेटफॉर्म देख रहे हो तो जरूर आप माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। माइक्रो कैप क्लब में करंटली हमने 70+ रिपोर्ट शेयर किए हैं। इसके अलावा मोर देन 25 मैनेजमेंट के इंटरव्यूज अवेलेबल है, काफी डिटेल इंटरव्यूज है, जिससे आप एक्चुअली डिसीजन ले सकते हो कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या कभी इन्वेस्ट करना है। यू एक्चुअली गेट अ वेरी वेरी गुड इनसाइट्स। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस का एक सेपरेट मॉड्यूल है जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रीड करना चाहिए या DRSP या QIP डॉक्यूमेंट्स को कैसे रीड करना चाहिए, बहुत डिटेल अलग अलग वीडियोस अवेलेबल है। इसके अलावा मेंटल मॉडल्स का एक सेपरेट सेक्शन है जिसमें आप काफी अलग अलग जो मेंटल मॉडल्स है इनके बारे में काफी अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ बहुत सिंपली समझ सकते हो। तो माइक्रो कैप क्लब कैन बी अ वेरी गुड लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यू। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर शेयर की है। डेफिनेटली यू शुड चेक आउट अबाउट द माइक्रो कैप क्लब। और ऐसे जो वीडियोस है डिटेल वीडियोस मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियोस है वो देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। सो लेट्स मीट एट 11 o'clock ऑन नेक्स्ट सैटरडे with very very detailed understanding of one of the micro or small cap company.